जय भीम। जय भीम। अप्रैल का महीना शुरू होते ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानने और उन्हें अपना आदर्श मानने वाले लोगों के दिलों से जय भीम का उद्घोष और अधिक उत्साह के साथ शुरू हो जाता है। और 14 अप्रैल के दिन तो पूरे विश्व में, खासकर भारत में, अंबेडकर जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन 90% लोग ये नहीं जानते कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस काम के लिए जाना जाता है संविधान निर्माता के रूप में, तो संविधान सभा में उनका पहुंचना कितना ही चुनौतीपूर्ण और साजिशों से भरा हुआ था। नहीं जानते ना? आज जानेंगे। जय भीम साथियों, मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये वीडियो आप अपने उन सभी परिचित लोगों को, उन सभी साथियों को, उन सभी जानने और पहचानने वाले लोगों को जरूर शेयर कर दें जो कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बल्कि संविधान सभा के 389 लोगों ने मिलकर बनाया। बाबा साहब का संविधान सभा में जाना और संविधान निर्माता बन जाने का एक सफर हम शुरू करते हैं वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों से। भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रस्ताव आया कि भारत के 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव होने हैं। इन चुनावों में जो नेता होंगे वो भी भारतीय होंगे और जो वोट करने वाले लोग होंगे वो भी भारतीय होंगे। 11 प्रांतों की कुल 1585 सीटों पर ये चुनाव हुए। 1936 पूरे साल इस चुनाव प्रचार का मौका मिला, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दमखम लगा करके इसमें प्रचार किया। इसी के साथ मुस्लिम लीग इसमें एक दूसरी पार्टी थी और अन्य छोटी छोटी 8-7 पार्टियां और थी, जिसमें एक पार्टी थी शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, जिन्होंने काफी सारे सीटों पर ये चुनाव लड़ा। लेकिन जिन लोगों के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, जिन लोगों के वो दिन रात लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं ने उन्हें धोखा दिया और बाबा साहब की पार्टी कोई भी सीट यहाँ पर नहीं जीत पाई। खुद बाबा साहब अपनी मुंबई सीट हार गए। इससे बाबा साहब को थोड़ा सा दुख भी हुआ, लेकिन उन्होंने इसको दरकिनार करते हुए अपना संघर्ष, अपनी मेहनत जारी रखी। इसके साथ वर्ष 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन 2 सीटों पर जीत पाई, जिसमें एक थे बंगाल प्रांत से चुने गए थे जोगिंदर नाथ मंडल, और इस चुनाव में भी बाबा साहब खुद अपनी सीट हार गए। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन पेश हुआ, जिसके द्वारा एक संविधान सभा के गठन की बात की। संविधान सभा में कुल 389 सीटें होंगी, जिसमें से 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए संविधान सभा में सदस्यों को भेजा जाएगा। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष वोट करके चुने जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी कीमत पर संविधान सभा में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन के पास सिर्फ 2 प्रांतीय परिषद सदस्य थे, सिर्फ 2 विधायक थे, और 2 विधायक के दम पर संविधान सभा में पहुंचना नामुमकिन था। उधर कांग्रेस पार्टी, जिसके पास सबसे ज्यादा 700 प्लस सदस्य थे, वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि संविधान सभा में किसी भी कीमत पर डॉक्टर अंबेडकर पहुंचे। यहाँ तक कि कांग्रेस के एक बड़े सदस्य, एक बड़े नेता सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़की और रोशनदान भी बंद है। बाबा साहब किसी भी कीमत पर संविधान सभा में पहुंचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मिशन के तमाम लीडरों से बात की, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकल सका। तब बंगाल प्रांतीय सरकार के मंत्री जोगिंदर नाथ मंडल ने बाबा साहब से मुलाकात कर उन्हें यह आश्वासन दिया कि बंगाल प्रांत की सरकार, मुस्लिम लीग और अन्य सदस्य जो है, अन्य संगठन ये चाहते हैं कि आप संविधान सभा में पहुंचे, क्योंकि बिना आपके जो बनने वाला संविधान है वो अधूरा रह जाएगा। तब बंगाल की खुलना और जैसोर सीट से बाबा साहब को अगस्त 1946 में चुनाव जिता करके संविधान सभा में भेजा गया। लेकिन यह सफर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके द्वारा अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। इसके बाद 5वें दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू लेकर के आए संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव, जिस पर सभी सदस्यों को अपनी अपनी बात रखनी थी और एक एक करके सभी सदस्य अपनी बात रखा। 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब को संविधान के इस उद्देश्य प्रस्ताव पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। बाबा साहब आज बोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि उनसे पहले अभी तो 20 से 22 सदस्य और हैं जिनका नंबर आना है। इसका मतलब मेरा नंबर तो अगले दिन आएगा और मैं इसके लिए अच्छे से तैयारी करके आऊंगा और अगले दिन इस पर अपनी बात रखूंगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन 20-22 सदस्यों को दरकिनार करते हुए 17 दिसंबर को ही बाबा साहब को संविधान पर बोलने के लिए आमंत्रित किया।
संविधान सभा में 17 दिसंबर का ये भाषण बाबा साहब का पहला भाषण था और बताते हैं कि ये भाषण इतना जोरदार रहा कि सारी संविधान सभा बाबा साहब के ताकती रह गई। संविधान सभा के काफी सदस्य ऐसे थे जो बाबा साहब को संविधान सभा में बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब दिन पर दिन बाबा साहब की प्रतिभा, उनकी कार्यशैली और उनके भाषणों को सुना गया तो सभी का रवैया धीरे धीरे बदलने लग गया। इसके बाद 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन की योजना के द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव आया, जिसके माध्यम से कौन से क्षेत्र भारत में रहेंगे और कौन से क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे, इस पर मोहर लग गई। इसके लिए एक आधार रखा गया कि जिन क्षेत्रों में 50%, 55% से ज्यादा संख्या हिंदुओं की है वो भारत में रहेंगे और जिन क्षेत्रों में 55% से ज्यादा संख्या मुसलमानों की है वो पाकिस्तान में रहेंगे। किंतु आज तक एक बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाया है कि बंगाल की जिस सीट से बाबा साहब चुन करके संविधान सभा में आए थे, खुलना और जैसोर सीट, वो सीट 55% से घनी आबादी हिंदू आबादी थी। अप्रोक्स उस पे 45% तो एससी समुदाय के लोग थे। इसके बावजूद भी उस सीट को पाकिस्तान में दे दिया गया और जब सीट ही पाकिस्तान में चली गई तो अब तो सदस्य भी पाकिस्तान के हो गए। तो इस तरह बाबा साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। जोगिंदर नाथ मंडल जो मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान चले गए, वो वहां की प्रथम सरकार में कानून मंत्री बने। इसके बाद अगले 3 महीने तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन के चक्कर लगाते रहे और अंग्रेजों को ये बात समझाने की कोशिश करते रहे कि अगर मैं संविधान सभा में नहीं रहा तो ऐसा संविधान नहीं बन पाएगा जिसमें भारत के शेड्यूल कास्ट वाले लोगों का अधिकारों का संरक्षण हो सके। इसी बीच संविधान सभा में संविधान सभा के सलाहकार BN राव, जो कि बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान का पहला प्रारूप पेश किया। हमारा संविधान किस तरह से होगा, उसमें कितने आर्टिकल्स होंगे, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद होंगे, उसका पूरा एक कच्चा मसौदा तैयार करके उन्होंने पेश किया, जिसे संविधान सभा ने पहले ही दिन अस्वीकार कर दिया। अब तक पूरी संविधान सभा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी समझ चुके थे कि बिना डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बनाना नामुमकिन है। आप तो जानते हैं कांग्रेस क्या पूरे भारत में दूसरा और कोई है ही नहीं जो हमारे संविधान को आकार दे सके। उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी ये दबाव आने लगा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के बिना अगर आप संविधान बनाएंगे तो हमारा जो है कि जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक आपको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, हम उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे। इस दबाव में आकर भी और कांग्रेस की मजबूरी भी बन गई थी क्योंकि उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो संविधान को अच्छा रूप दे सके। इसके बाद सरदार पटेल के कहने पर बंबई प्रांत के प्रधानमंत्री BG खेर ने बंबई प्रांत की पूना सीट से चुनकर गए संविधान सभा के सदस्य MR जयकर को इस्तीफा देने के लिए राजी किया। MR जयकर ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और वहां से डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़वाया गया और खुद पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने BG खेर को पत्र लिख करके यह बात कही थी कि किसी भी कीमत पर डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीतने चाहिए। तो ये थी बाबा साहब की काबिलियत और कांग्रेस की मजबूरी। जो लोग बाबा साहब के लिए संविधान सभा के दरवाजे, खिड़की और रोशनदान भी बंद बताते थे, अब वो खुद बाबा साहब को संविधान सभा में लाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बिना यह संविधान नहीं बन पाएगा। चुनाव जीतकर बाबा साहब एक बार फिर से संविधान सभा के सदस्य बन गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथ 6 अन्य सदस्यों को इस समिति में रखा गया। कुल 7 सदस्यों वाली इस समिति ने अब संविधान का प्रारूप तैयार करने का काम जो है वो शुरू किया। 30 अगस्त 1947 से ही इस समिति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। संविधान सभा के जितनी भी समितियां संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी, सभी समितियां अपने अपने काम पर लगी और संविधान सभा अब जब तक प्रारूप नहीं बन जाता है तब तक के लिए स्थगित हो गई। प्रारूप समिति का काम था कि संविधान का एक प्रारूप तैयार करना है। प्रारूप हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें कोई बुक्स लिखनी है तो उसे लिखने से पहले हमें उसके लिए एक रफ कार्य करना पड़ेगा, छोटे छोटे नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा, उन पर विचार करना पड़ेगा कि इसमें हमने कौन सी गलतियां की हैं। उन गलतियों को हटाने के बाद एक स्पष्ट प्रारूप हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम अपनी बुक को छापेंगे। यही था संविधान का प्रारूप। संविधान का पूरा प्रारूप एक कच्चा मसौदा तैयार करना था। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इसमें पूरी संविधान सभा विचार करेगी और इसमें से क्या हटाना है, क्या इसमें नहीं हटाना है, उस सब पर बात करने के बाद एक मूल संविधान बनाया जाए। 4 नवंबर 1948 को एक बार फिर से संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप पेश किया।
स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के साथ साथ सभी प्रांतों के विधायकों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को सभी को आमंत्रित किया कि आप इस संविधान पर अपनी अपनी राय पेश करें। 9 नवंबर 1948 6 दिन तक प्रथम वाचन चला, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर के जवाब और संविधान सभा के सवाल व सुझाव आए। इसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सबसे लंबा वाचन दूसरा वाचन चला, जिस पर संविधान के प्रारूप को लेकर बहस और सुझाव मांगे गए। बताते हैं कि इस दौरान कुल 7635 संशोधन सुझाव आए थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ को रखा और कुछ को नहीं रखा। और इसके बाद नहीं, सरदार पटेल यही चाहते हैं कि हो सके तो संविधान में आरक्षण की बात ही हटा दी जाए। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला, चाहे आप कितना भी जोर लगा लें मुझे जी। पर कोई रास्ता तो हो सकता है ना? हाँ, एक रास्ता है। मैं ही हट जाता हूं संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी से। अरे फिर आप लोग जैसा चाहें वैसा संविधान बना लीजिएगा। इसके बाद कुल 2437 संशोधन उस संविधान प्रारूप में किए गए और इसके बाद संविधान का पक्का प्रारूप बनकर के तैयार हो गया। प्रारूप समिति ने 2437 संशोधनों को स्वीकार करते हुए इन सभी संशोधनों को करने के बाद अपना अंतिम प्रारूप तैयार कर तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया और भारत से वायसराय का जो पद था वो खत्म। तो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस तरह से संविधान सभा में पहुंचे, किस तरह से भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ तथा क्यों डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है, आज के बाद आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आएंगे और उन सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और जो लोग कहते हैं कि संविधान सभा ने तैयार किया, डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार नहीं किया है, तो उन्हें भी ये जरूर पता चल गया होगा कि संविधान को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी और किस वजह से उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया है, आज के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं रहे। जय भीम, जय भारत।